एक बार फिर से जय हिंद। सुभाष सर सिविक्स वाले यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डीपीएसपी के अनुच्छेदों के क्रम में अनुच्छेद 44 का आर्टिकल 44 का, और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है यह आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 44 की। आखिरकार भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 डीपीएसपी का अनुच्छेद 44 क्या कहता है? तो 44 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को समान सिविल संहिता की सिफारिश करता है। यानी आर्टिकल 44 में क्या है, एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। यानी इसका मतलब है भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी राज्य क्षेत्र में रहता हो, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। जो अभी वर्तमान में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे विवाह है, समझिए बात को, विवाह है, उत्तराधिकार है, गोद लेने की प्रथा है, यानी बहुत से ऐसे मैटर हैं जिसमें एक समान कानून नहीं है। पर्सनल लॉ, यानी अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ हैं जिनके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो इस भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों में ये जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, इन्हें समाप्त करके पूरे देश में एक समान सिविल संहिता, समझ रहे हैं ना, यूनिफाइड सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने की सिफारिश करता है। कौन? आर्टिकल 44 किससे करता है? राज्यों से करता है कि आप समय आने पे, जैसे उपयुक्त समय हो, आपकी स्थिति ठीक हो आर्थिक, तो इन नियमों की तरफ भी आप ध्यान देंगे। 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पे, फिर लेक्चर विस्तार से। यहाँ देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है। भाग 4 आर्टिकल 44, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाने की बात कर रहा है। देखना कितना बढ़िया उद्देश्य है इसका, आर्टिकल 44 का, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए। इस आर्टिकल 44 का उद्देश्य है कि विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, विरासत के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनाने की बात इसमें कही गई है। वर्तमान स्थिति क्या है भारत में, ये देखिए। भारत में विभिन्न धर्मों के अपने अपने धर्मों के अनुसार पर्सनल लॉ है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये अलग अलग है। इन अलग अलग बातों को, जो असमानता को दूर करने के लिए ये समान नागरिक संहिता लागू करने की सिफारिश राज्यों को करता है। कौन? आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंतर्गत। अच्छा, इसका महत्व क्या है? अगर मान लीजिए समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? एक तो लैंगिक समानता आएगी, सभी धर्मों की महिलाओं को क्या होगा, समान अधिकार की बात कही गई है। किसमें? आर्टिकल 44 में। और इस समान नागरिक संहिता से एक तो राष्ट्रीय अखंडता भी बनी रहेगी। कैसे? अलग अलग धार्मिक कानूनों को खत्म करके एक नागरिक पहचान बनाने का उद्देश्य है इसका 44 का, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनी रहेगी। यहाँ पे कानूनी सरलीकरण, अगर मान लीजिए ये समान नागरिक संहिता लागू होती है तो विभिन्न धर्मों के जो अलग अलग जटिल नियम हैं उनकी जगह क्या होगा, एक सरल और स्पष्ट कानून होगा। वो समान रूप से सभी को संरक्षित करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का नागरिक हो। गोवा का उदाहरण, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, कहाँ कहाँ पे समान नागरिक संहिता पहले से है, आजादी के पहले से है, आजादी के बाद कहाँ लागू हुई, पहले कहाँ लागू हुई, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आइए पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, समान नागरिक संहिता की बात वर्तमान की जो सरकार है केंद्र की, ये अक्सर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करती है।
और समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या होगा, जैसे देखें हमारे यहाँ क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका सबका अलग अलग विवाह तलाक इन सबका कानून है। तो कई धर्मों में क्या है, महिलाओं को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त हैं, यानी यूं कहें जैसे तलाक वाली कुप्रथा आप कह सकते हैं। कहीं कहीं तो इतनी बुरी स्थिति है कि केवल मुंह से बोल देने से ही क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। कुल मिला के महिलाओं को, चाहे वह किसी भी धर्म की महिला हो, उसको समान अधिकार प्राप्त हो, उसके गरिमापूर्ण जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, उसके लिए ये बिल काफी जरूरी होता है। और चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, उस सबके लिए समान नागरिक संहिता कानून बनाने की बात करता है। कौन? आर्टिकल 44। ये डीपीएसपी में है, इसलिए ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये लिख दिया गया कि समय के साथ जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो प्रत्येक राज्य जो है इसको क्या करेंगे, लागू करने का प्रयास करेंगे। और इसके लागू होने के फायदे क्या है? अगर यह सिविल कोड संहिता, कॉमन जो सिविल संहिता है, ये अगर समान नागरिक संहिता जो है अगर ये लागू हो जाता है तो इसके फायदे क्या हैं, ये देखिए। सबसे पहला फायदा, लैंगिक समानता आएगी इससे, और प्रत्येक धर्म के, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, सबसे ज्यादा लाभ इसको किसको होगा, इसमें महिलाओं को होगा, क्योंकि उसके साथ उसके धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अलग अलग बर्ताव नहीं कर पाएगा। ये सभी रूप से, समान रूप से सभी महिलाओं को प्राप्त होगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे विधवा विवाह वाली स्थिति है, तलाक, एक पत्नी रहते हुए कई विवाह कर लेते हैं लोग, तो उन बाप महिलाओं की क्या होती है स्थिति, एकदम नरकीय हो जाती है। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां शामिल हैं इसमें विवाह वाली स्थिति में। तो अगर ये समान सिविल संहिता लागू हो जाएगी तो विवाह से संबंधित जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनसे पार पाया जा सकता है और महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्रीय अखंडता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि सब एक ही तरह के वो उसमें अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग प्रावधान है। तो ये क्या कहता है, समानता के अधिकार को भी ये खंडित करता है। तो अगर ये लागू हो जाएगा तो किसी भी धर्म की महिला हो, उसके साथ समान व्यवहार होगा, वो जिस भी धर्म की हो। अभी क्या है, उसके अलग अलग धर्मों के अनुसार उनको झेलना पड़ता है, तो ये सब भेदभाव मिटेगा। फिर कानूनी धर्मों के अनुसार वही है, अलग अलग नियम जो हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पर्सनल लॉ है उनके अनुसार। अब अगर ये लागू हो जाता है तो सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था होगी और सरल कानून की व्यवस्था होगी। आप देखें, भारत देश में गोवा एक ऐसा राज्य है, गोवा देश में राज्यों में केवल गोवा, देश के राज्यों में केवल गोवा एक ऐसा राज्य है जो आजादी के पहले से, जब इन पे पुर्तगालियों का शासन था, तो गोवा और पुर्तगाल की जो सिविल नागरिक संहिता है, ये साझा संहिता वहां पे आज भी लागू है, यानी यूसीसी आप कह सकते हैं। वहां पुर्तगालियों के समय से, जब पुर्तगालियों का शासन था, तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां यूसीसी पुर्तगालियों के समय से ही लागू है, और गोवा के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान सिविल संहिता है। और किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वहां सबके लिए जो है कानून बराबर है, चाहे वो विवाह का हो, उत्तराधिकार का हो, गोद लेने की बात हो, इन सब के लिए वहां पे कानून क्या है, समान है गोवा में। और आप देखें, हमारे बगल उत्तराखंड है, उत्तराखंड देश का पहला, आजादी के बाद, यूं कह सकते हैं आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया। कब? 2025 में। यहां देखिए हमने लिख भी रखा है, उत्तराखंड आधिकारिक तौर पर पहला राज्य, यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना। कब? 27 जनवरी 2025। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड आधिकारिक तौर पर पहला स्टेट बना यूसीसी को लागू करने वाला।
आधिकारिक तौर पर दूसरा राज्य गुजरात है जिसने मार्च 2026 में यूसीसी से जुड़े हुए कानून को पारित कर दिया। देखना, ध्यान रखना, उत्तराखंड में लागू है और दूसरा स्टेट कौन है? गुजरात। और तीसरा स्टेट कौन है? असम। ये गुजरात और असम, ये दो ऐसे स्टेट हैं, दूसरे और तीसरे नंबर के ऐसे स्टेट हैं जो उत्तराखंड के बाद इन्होंने अपनी राज्य विधानसभा में क्या किया? मार्च 2026 में गुजरात और मई 2026 में असम तीसरा राज्य बना जो यूसीसी बिल क्या किया है? अपने विधानसभा में पारित किया। यानी गुजरात ने गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 पारित किया और यूसीसी असम नागरिक संहिता विधेयक 2026 असम ने पास किया है। तो ये तीन ऐसे स्टेट, गोवा में आजादी के पहले से, आजादी के बाद पहला राज्य कौन है यूसीसी लागू करने वाला? उत्तराखंड है। दो और राज्य हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर, गुजरात और असम। इन्होंने अपनी राज्य विधानसभा में यूसीसी बिल पारित कर दिया है। इसके नियम, कायदे और जो नीतियां हैं धरातल पर लागू करने के लिए ये क्या है? प्रयासरत हैं, नीतियां बनाने में लगे हुए, इन पे काम चल रहा है। किनमें? गुजरात और असम में। तो ये था यूसीसी। आपको समझ में आना चाहिए कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करना, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाना है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये तीन स्टेट हैं उत्तराखंड, गुजरात और असम, इन्होंने अपने इस यूसीसी बिल में क्या करा है? आदिवासियों को, जो अनुसूचित जनजाति हैं, इनको ये छूट दे रखी है ताकि उनका जो सांस्कृतिक और जो कल्चर है उनका वो बना रहे। ठीक है। लास्ट में आप एक पॉइंट, इसका बदलाव, अगर ये लागू हो जाता है तो बदलाव क्या होगा? सबसे पहला बदलाव, विवाह पर रोक लगेगा, लिव इन वाली व्यवस्था में पंजीकरण और समान उत्तराधिकार। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इसका फायदा या बदलाव क्या होगा? ये देखिए, सबसे पहला बदलाव होगा बहुविवाह पर रोक। यानी जो लोग एक पत्नी के जिंदा रहते हुए बहुत सारी एक से अधिक शादियां करते हैं, उस पर रोक लग जाएगी। दूसरा क्या होगा? अगर शादी करनी है तो एक पत्नी के तलाक होने के बाद ही दूसरा विवाह कर सकते हैं, तो बहुविवाह पर रोक लग जाएगा। दूसरा, लिविंग, जो लिविंग में रहते हैं उन्हें पंजीकरण कराना होगा। ऐसे ही नहीं कोई किसी के साथ लिविंग में रहे, कल को दूसरे के साथ, कल को तीसरे के साथ, तो इस पे रोक लगेगी। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, वो समान उत्तराधिकार मिलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, सबको समान अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति में, चाहे दोनों में, लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अधिकार मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब तो सिफारिश ये भी है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो इस समान नागरिक संहिता में क्या होगा? पत्नी को उस लड़के के माता पिता को क्या करना पड़ेगा? भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसी तरह से यदि लड़की पत्नी मर जाती है, पत्नी के अगर माँ बाप हैं जिनका सेवा वाला कोई नहीं है, तो उस पत्नी के माता पिता यानी लड़के के सास ससुर की भी जिम्मेदारी लड़के की होगी। ये स्थितियां हैं समान नागरिक संहिता नियम में। इसकी चीजें बड़ी खूबसूरत हैं, बस लोगों को समझने की जरूरत है। एक बार अगर यह लागू हो गया तो पूरे देश में क्या होगा? विवाह में, उत्तराधिकार में, फिर मुस्लिम महिलाएं गोद भी लेने शुरू कर ले सकती। तो ये सब सारी चीजें जो भी डीपीएसपी में है, ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए है, किसी धर्म को या किसी अन्य को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब डीपीएसपी आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता की सिफारिश करता है किसको? राज्यों को।